हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके फेवरेट शो विंसेंजो का एपिसोड नंबर 6। कोर्ट के बाहर टेनेंट्स बाबेल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और मीडिया उसे कवर कर रही होती है। विंसेंजो और चायंग इशारा करके उन लोगों को गुड लक का कोर्ट रूम में चले जाते हैं। टेनेंट्स में से एक लड़की जज से जाके टकराती है और उसके ऊपर कुछ गिरा देती है। वो उसके चेहरे पर बहाने से कुछ लगा देती है। जज चुपके से कोर्ट के साइड में जाके म्यूंगी और मिस्टर हान से मिलता है। जज बोलता है कि मैंने बाबेल के बहुत सारे केस संभाले हैं, मेरा ध्यान रखना। मिस्टर हान कहते हैं कि फिक्र मत कीजिए, आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और बोलते हैं कि सर आप आज भी मदद कर दीजिए, आपके सारे काम चुपके चुपके से हो जाएंगे। जज बोलता है आज का केस तो बहुत आसान है, उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। वो म्यूंगी को कहता है आशा करता हूँ प्राइवेट वकील के तौर पे आज तुम्हारा पहला केस कामयाब रहे। कोर्ट रूम के अंदर बहुत सारा पानी टपक रहा होता है। मिस्टर हान कहते हैं बड़ी खराब बनाई है। किसने बनाई है? जुनवू कहता है कि बाबेल कंस्ट्रक्शन ने। मिस्टर हान कहते हैं ये तो सरकारी बिल्डिंग है, इसका तो काम ठीक से करा देते। चायंग घबराने और तबीयत खराब होने का बहाना कर रही होती है, ड्रामा कर रही होती है। जज कोर्ट रूम में एंटर करते हैं और फिसल जाते हैं, उनकी कमर में चोट लग जाती है। म्यूंगी केस समझाना शुरू करती है कि रिसर्चर्स ने सेफ्टी मैनुअल में लिखे रूल्स की अनदेखी की, जिसकी वजह से जहरीले पदार्थ के संपर्क में आए, पर वो लोग इसे एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कह रहे हैं और मेरे क्लाइंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जज चायंग से इस दावे के बारे में पूछते हैं। चायंग तबीयत खराब होने का बहाना करने लगती है। जज के पूछने पे वो कहती है कि सर मुझे कई दिन से ना पैनिक डिसऑर्डर है। फिर वो एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। विंसेंजो को सोचते हुए दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने प्लान किया था कि माफिया के अड्डे पर जब कोई बड़ी रकम जीतने वाला होता है तो बड़ी ही चालाकी से वो डीलर को ही टेबल से हटा देते हैं। कोर्ट रूम में जुनवू चायंग को बेहोश देके उसे संभालने जाता है। जज बोलता है कि वैसे तो जब कोई भी एक वकील केस पर बहस करने की स्थिति में ना हो तो अगली तारीख दे दी जाती है, लेकिन आज का मुकदमा बहुत ही अहम है, इसलिए एक ब्रेक के बाद अदालत का काम फिर से शुरू होगा। चायंग को याद आता है कि विंसेंजो ने कहा था कि अगर अगली तारीख ना मिले तो उठकर बैठ जाना। चायंग एकदम उठ जाती है, सब देखते रह जाते हैं। जुनवू और म्यूंगी समझ जाते हैं कि ये इसका प्लान था। अदालत की कार्रवाई दोबारा शुरू होती है। जज चायंग से सबूत मांगते हैं। इतने में विंसेंजो एक मैसेज करता है और लाइट चली जाती है। उन्हें फिर से अपनी प्लानिंग याद आती है कि विंसेंजो ने कहा था कि अगर खेल डीलर के बिना ही शुरू हो जाए तो माफिया पूरे अड्डे की लाइट उड़ा देता है ताकि कोई भी खेल ना सके। चायंग ड्रामा करती है कि योर ऑनर अब स्टेनोग्राफी के बिना केस आगे कैसे बढ़ेगा। अदालत के लोग भी शोर मचाने लगते हैं कि जज साहब माइक के बिना आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। म्यूंगी जज को केस रोकने के लिए मना कर देती है। जज स्टेनोग्राफर को लैपटॉप यूज़ करने के लिए कहता है। चायंग और विंसेंजो एक दूसरे को इशारा करके आगे की प्लानिंग याद करते हैं कि खेल इसके बाद भी न रुके तो विंसेंजो ने कहा था कि आखिरी रास्ता है, सबको लात मार के बाहर निकाल दो और हंगामा मचा दो। चायंग अपने पीछे बैठे टेनेंट्स को इशारा करती है। विंसेंजो हंसता रहता है। कार्रवाई दोबारा शुरू होती है। चायंग के पास कोई सबूत तो होता नहीं, तो वो सिर्फ बकवास करती रहती है। जज उसे काम की बात करने के लिए बोलता है। वहाँ बैठे दो टेनेंट्स अपनी जैकेट खोलकर दो बड़ी मधुमक्खियाँ रिलीज कर देते हैं। चायंग शोर मचा देती है कि सब बाहर जाओ। कोर्ट में भगदड़ मच जाती है जोर से। विंसेंजो म्यूंगी को देखकर इशारे कर रहा होता है। चायंग को अपनी प्लानिंग फिर याद आती है कि कैसे उन्होंने सोचा था कि तमाशा मचाना है और साथ में जज को सबक सिखाना है। विंसेंजो ने कैसे शहद को देख के आइडिया लगाया था। टेनेंट्स ने जानबूझ के शहद मिला के ड्रिंक्स बनाई थी जो जज पे गिराई थी। वो मधुमक्खियां जाकर जज के चेहरे पर काट लेती हैं जहाँ शहद लगा होता है। हंगामे के बाद कोर्ट दोबारा शुरू होती है। जज का चेहरा और होठ बुरी तरह सूजे हुए होते हैं। वो बेहोश होते होते ट्रायल की अगली तारीख एक हफ्ते बाद की दे देता है। विंसेंजो और चायंग म्यूंगी की टीम को चढ़ाते हुए निकल जाता है। म्यूंगी चायंग को कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने कोर्ट का ड्रामा बना दिया। चायंग कहती है मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, जैसे कोई म्यूजिकल ड्रामा देख रहे हो। फिर वो कहती है जज को खरीद कर वुसांग अपना काम करवा रहा था, तो तुम और हम एक ही नाव में सवार हैं। वुसांग और बाबेल ग्रुप दोनों ही घटिया हैं। कोर्ट के बाहर सारे टेनेंट्स उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। विंसेंजो कहता है माफिया फैमिली में कहते हैं कि सबसे ज़बरदस्त मुक्का पीछे से ही पड़ता है। वो लोग खाना खाने जाने लगते हैं, मिस्टर नाम चायंग और विंसेंजो, पर विंसेंजो वहाँ से एक अपॉइंटमेंट का बहाना बना के चला जाता है।
हान और म्यूंगी गाड़ी में बात कर रहे होते हैं कि कोर्ट की हिस्ट्री में पहली बार मधुमक्खियों ने ऐसा अटैक किया है। क्या बकवास है। म्यूंगी कहती है प्राइवेट लॉयर के रूप में मेरी पहली हियरिंग फ्लॉप हो गई। जुनवू कहता है केस तो बीच में ही रह गया तो कोई भी नहीं जीता। म्यूंगी कहती है नहीं, वो जीते है ना। विंसेंजो हांजू प्रिजन फॉर वुमेन जाता और ग्योंगजा से मिलने। वो कहती है मुझे लगा था मेरे वकील मिस्टर होंग के मरने के बाद कोई मुझसे मिलने नहीं आएगा। आने के लिए शुक्रिया। विंसेंजो कहता है कि मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आगे से कोई नहीं आएगा। आप अपने दोस्तों और परिवार वालों को मदद के लिए बुला लो। वो कहती है मेरा कोई भी नहीं है। विंसेंजो उनसे उनके हस्बैंड और बच्चों के बारे में पूछते हैं, वो मना कर देती हैं कि कोई नहीं है। विंसेंजो कहता है तो आपका कोई नहीं है, आप पर गलत इल्ज़ाम लगा है ये तो समझ में आता है, पर आप ऐसे कैसे ज़िंदगी जीते हो कि आपके मदद करने वाला कोई नहीं। वो कहती है लाइफ सबके लिए अच्छी नहीं होती, आप कितना भी कोशिश कर लो वो आपकी मर्ज़ी से चलती नहीं है। विंसेंजो कहता है कि आप बहाने बहुत बनाते हो। वो कहती है शायद आप सही कह रहे हो, माफ़ करना। विंसेंजो कहता है कि मुझसे माफ़ी मत मांगो, उनके बारे में सोचो जिनके साथ आपने गलत किया है। चलता हूँ। ओग्योंगजा जाते जाते उससे पूछती है कि क्या हम कभी दोबारा मिलेंगे। वो कहता है कि ये मेरा देश नहीं है, मैं जल्दी चला जाऊँगा। विंसेंजो बाहर आकर इमोशनल हो जाता है, थोड़ा रोने लगता है और स्मोक करने लगता है। उसे अपनी अडॉप्शन की याद आती है कि कैसे वो अपनी माँ को याद करके रो रहा था और उन्होंने कहा था कि वो आएंगी। वो दूसरे पेरेंट्स के साथ जाना नहीं चाहता था पर उसकी माँ नहीं आई। विंसेंजो वापस आता है तो वो मॉन्क को एक क्रॉस ले जाते हुए देखता है। वो उसे बताते हैं कि ये क्रॉस पास में एक खाली चर्च के बाहर पड़ा था जिस पे बाबेल ने कब्जा कर लिया। ये उसे दूसरे चर्च में डोनेट करने जा रहे हैं। वो विंसेंजो से हेल्प मांगते हैं। विंसेंजो हेल्प करने के बाद उनसे पूछता है कि गुरुजी अगर मैं किसी दूर आइलैंड पर अकेला चला जाऊँ तो क्या मेरे अंदर का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। मॉन्क कहते हैं कि रहने की जगह से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो अंदर क्या है उससे पड़ता है। विंसेंजो कहता है उसके लिए तो मुझे आपकी तरह ज्ञान हासिल करना होगा ना। मॉन्क कहते हैं तुम्हें अपने गुस्से से लड़ना होगा, उससे हार मत मानो, ज्ञान तो गुस्से को हराने के बाद ही प्राप्त होता है। मिस्टर हान म्यूंगी से बोलते हैं कि विंसेंजो और चायंग की जासूसी के लिए किसी को लगाएं क्या। म्यूंगी बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग टेक टीम को बुलाते हैं। म्यूंगी याद करती है कि किस तरह पौधे में माइक्रोफोन छुपाकर उसने उन्हें गिफ्ट दिया था। वो लोग स्पीकर ऑन करते हैं तो उसमें किसी अजीब सी जानवर की आवाज़ आ रही होती है। म्यूंगी हंसने लगती है कि उन्हें पता चल गया था। उधर ऑफिस में चायंग विंसेंजो से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता इसमें माइक्रोफोन छिपा था। विंसेंजो कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट है जिसमें 1 महीने तक पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसको पहले इंटेलिजेंस सर्विस वाले माइक्रोफोन छुपाने के लिए इस्तेमाल करते थे। चायंग बोलती है पर तुम इन सब चीज़ों में बड़े एक्सपर्ट लगते हो। विंसेंजो कहता है ये तो कॉमन सेंस है। चायंग बोलती है अच्छा कॉमन सेंस, तो मुझ में तो कॉमन सेंस की कमी है फिर। विंसेंजो हंसने लगता है कि कुछ पता ना होना अलग बात है पर अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। वो बताता है कि मैंने मिस्टर नाम को एक मॉल देखने के लिए कहा था। चायंग बोलती है कि तुम सच में उनके लिए मॉल खरीद रहे हो, पर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। विंसेंजो कहता है मैं यहाँ से जाने से पहले सब करना चाहता हूँ। ये सुन के चायंग फिर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है हाँ फिर तो तुम्हें सब जो करना है जल्दी कर लो, तुम्हारी वजह से यहाँ के लोगों की किस्मत खुल जाएगी। विंसेंजो कहता है कि मुझे केस के लिए पढ़ना है, मैं चलता हूँ। चायंग उसे रोकती है, वो थोड़ा इमोशनल होती है। उसे बोलती है अगर तुम बहुत बिजी ना हो तो चलो कुछ ड्रिंक्स लें। विंसेंजो बोलता है तुम्हें कुछ बात करनी है क्या। चायंग बोलती है कुछ बात करने के लिए पीते हैं क्या। उधर सीक्रेट एजेंट मिस्टर एन को उसके बॉस डांट रहे होते हैं कि मैंने मना किया था ना कि विंसेंजो का पीछा नहीं करना है, तुम फिर भी वहीं लगे हुए हो। वो उसे बताते हैं कि वो सांग लॉ फर्म और बाबेल ग्रुप ने विंसेंजो पर इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। वो ऐसा क्या कर रहा है कि ये लोग उसमें इतना इंटरेस्टेड है, कोई अपनी गैंग तो नहीं बना रहा। मिस्टर एन कहते हैं कि मुझे तो अभी तक कुछ अजीब नहीं लगा, मैं इन लोगों को खुद जवाब दे दूंगा। उसके बॉस कहते हैं कि और काम के लिए अपने पैसे इस्तेमाल मत करना, बिल दे देना। चायंग और विंसेंजो बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। चायंग बोलती है कि मिस्टर नाम ने बताया तुम आज ओग्योंगजा से मिलने गए थे, वो बेकसूर है, मैंने अपने डैड की फाइल में उनके बारे में पढ़ा था। थैंक यू, तुम मेरे डैड के क्लाइंट से मिलने गए, मुझे जाना चाहिए था। वो कहता है कि अपने पापा का काम छोड़कर अपने काम की तरफ ध्यान दो, मुझे गुमका प्लाजा दिलवाओ जल्दी से जल्दी। चायंग बोलती है पहले बताओ क्यों चाहिए, तभी तो मैं क्लियर प्लान बना सकती हूँ। वो कहता है कि प्रॉमिस करो तुम इसे सीक्रेट रखोगी और किसी को भी नहीं बताओगी। चायंग बोलती है बोलो तो। विंसेंजो कहता है गुमगा प्लाजा के नीचे 1.5 टन गोल्ड छिपा है। चायंग कहती है 1.5 टन गोल्ड कितने का होगा। विंसेंजो कहता है
करीब 110 मिलियन यूरोस। चायंग कहती सच्ची? मेरे घर के नीचे 100 गायें छुपी हैं सोने की, और हंसने लगती है। वो विंसेंजो का बड़ा मजाक बना रही होती है कि तुम लोगों का बहुत बेवकूफ़ बनाते हो। विंसेंजो कहता है तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? चायंग कहती है कि तुम ना सीधे मुंह पे फेंकते हो। वो ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और उसका मजाक बनाते हुए जाती है। मिस्टर चो विंसेंजो को फ़ोन करके कहते हैं कि आपने जो सामान मंगवाया था वो आपके घर पे रखा है। वो एक डिटेक्टर होता है छोटा सा, जिससे ये पता चल सके कि उनका एक्सप्लोजिव सिस्टम अभी भी वर्क कर रहा है कि नहीं, ताकि गोल्ड निकालने का कोई दूसरा तरीका ढूंढा जा सके। विंसेंजो इक्विपमेंट लेकर बिल्डिंग में जाता है। मिस्टर एन उसका पीछा कर रहे होते हैं। विंसेंजो उस डिटेक्टर को टेम्पल में लगा के देखता है। विंसेंजो को झुके देखकर मिस्टर एन सोचते हैं इतना बड़ा माफिया कॉन्सिलरी भगवान बुद्धा के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। विंसेंजो को पता चलता है कि एक्सप्लोसिव सिक्योरिटी सिस्टम अभी काम कर रहा है। टेनेंट्स कोर्ट केस के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि मिस्टर नाम ने बताया विंसेंजो उनके लिए एक मॉल ढूंढ रहा है। शिफ्ट करने के लिए वो लोग सब आपस में डिस्कस करके तैयार हो जाते हैं। इतने में एक आदमी आकर बियर और खाना मांगता है। वो कहते हैं कि अगर आप लोग मुझे खाना दोगे मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो लोग कहते हैं हाँ ज़रूर बोलो, क्या बोलना है? वो कहता है तुम लोग बहुत लकी हो। फिर वो कुछ डिस्कशन होता है जो दिखाया नहीं जाता। उधर मिस्टर एन विंसेंजो की रिपोर्ट भेज रहे होते हैं और सब कुछ अच्छा ही अच्छा लिखते हैं उसमें। उधर बिल्डिंग के सारे टेनेंट्स ब्रिज पे आगे खड़े होकर बिल्डिंग को देख रहे होते हैं। मिस्टर नाम उन्हें देख के सरप्राइज हो जाते हैं। मिस्टर एन की भेजी हुई रिपोर्ट जुनवो और म्यूंगी चेक कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या ये सच है कि कोई इतना भी परफेक्ट कैसे हो सकता है। चायंग विक्टिम्स की फैमिली मेंबर्स को केस के बारे में समझा रही होती है कि आप लोगों से भी सवाल जवाब हो सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से डिटेल्स चेक कर लो। चायंग विंसेंजो से पूछती है ये केस जीतने के कितने % चांस है? विंसेंजो कहता है अगर हमारे गवाह गवाही सही देते हैं तो मेरे हिसाब से 40%। चायंग कहती है अरे वाह, हमारे पहले ट्रायल से तो बहुत ऊपर है। विंसेंजो कहता है अगर हेमन मेडिकल सेंटर का डायरेक्टर गवाही दे देगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। चायंग मिस्टर नाम से कहती है हमें भी एक भरोसेमंद डॉक्टर की ज़रूरत है गवाही के लिए। मिस्टर नाम कहते हैं 56 डॉक्टर्स ने हमारे साथ गवाही देने से मना कर दिया। विंसेंजो कहता है ऐसे तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। ऐसे समय पे हमें पता करना चाहिए कि उनके दुश्मन कौन है, क्योंकि मेरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मिस्टर नाम और चायंग खुश हो जाते हैं और उनके दुश्मन ढूंढने लग जाते हैं। उधर बाबेल के कॉन्फ्रेंस रूम में जुनवो, म्यूंगी, मिस्टर हान और जांग हांसो के सामने ब्रीफिंग शुरू होती है। जुनवो ब्रीफिंग देता है जिसमें वो बताता है बाबेल का खुफिया राज। 51 साल पहले हेमुन ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन जांग गुखवान के 2 बेटे थे। उनके और उनकी बीवी के साथ एक बेटा, बड़ा बेटा, दूसरा उनकी सेक्रेटरी के साथ। कंपनी पर ध्यान देने के अलावा वो अपनी बीवी को धोखा देने में भी बिजी थे। तो उनका दूसरा बेटा कौन है? और कोई नहीं, चेयरमैन जांग हांसो। अब बड़ा बेटा कौन है? वो बहुत ही स्मार्ट और एक्टिव था, हमेशा टॉप स्टूडेंट था, उसने स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएशन किया है। ऊपर से भगवान ने उसे बहुत ही परफेक्ट बनाया है। कौन है वो करके वो सस्पेंस क्रिएट करता है कि कौन है बाबेल का असली राजा। मैं हूँ चांग जुनवो, बाबेल ग्रुप का असली मालिक। वो डांस करके तमाशा करने लगता है। हांसो कहता है आगे से इनको चेयरमैन की तरह इज्जत देना, पर अभी किसी को बताना नहीं, ये राज है। जुनवो म्यूंगी से कहता है आप कुछ सरकारी वकीलों को खरीदना चाहती थी, मुझे लिस्ट बनाकर दे देना, खर्चे के साथ वो काम हो जाएगा। कल के ट्रायल में तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं, बड़ी खराब परफॉर्मेंस थी। हांसो कहते हैं कि आजकल वुसांग वाले कुछ काम नहीं कर रहे, कितना पेशेंस रखा हुआ है हमने। म्यूंगी माफ़ी मांगती है और बोलती है आगे से हम ध्यान देंगे। जुनवो कहता है मैंने सुना है आपको कसाई कहते थे आपके पुराने ऑफिस में, पर मेरी नज़र में तो तलवार विंसेंजो चला रहा है आजकल। म्यूंगी कहती है आपको विंसेंजो के बारे में पता है? वो कहते कैसे पता नहीं होगा, उसने मेरा गोडाउन जलाया था। हांसो कहता है कि उसने ही तो मेरे तकीक में वो 50 सिरिंज भी लगाए थे। वो कहता है अगर हम उन्हें हरा नहीं सकते तो उनको भी तो ऐसे ठिकाने लगा दो जैसे मिस्टर होंग और बाकी रिसर्चर्स को लगवाया था, सिंपल और अच्छा। म्यूंगी कहती है सर हम पर यकीन रखिए। म्यूंगी अपने ऑफिस में जाके गुस्सा उतार रही होती है क्योंकि उसे जुनवो की बातों पे गुस्सा आ रहा होता है। वो किसी को फ़ोन करके कहती है अगले 5 घंटे में अपना काम करें। वो बाबेल के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के ट्रेजरर को बेहोश कराकर उन लोगों के घर पैसे छिपा देती है। उधर मोंग के दोस्त को डॉक्टर को इंजेक्शन लगाता है और म्यूंगी ने 6 बजे से पहले न्यूज़ में कुछ छापने के इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं। चाइंग मिस्टर नाम के फ़ोन कॉल से उठती है
वो उसे न्यूज़ देखने के लिए कहते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि एक न्यूज़ रिपोर्टर ने खुलासा किया था कि बाबिल के खिलाफ केस लड़ रहे लोग 2 साल से डोनेशन का पैसा चुरा रहे थे। चायंग पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ सब लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ होता है और छिपाए हुए पैसों की तस्वीरें दिखाते हैं। विंसेंट जो सबूत पूछता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि इनके ट्रेजरर ने कबूल किया है कि उसे धमका कर खातों से छेड़छाड़ कराई गई। वो लोग कहते हैं हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमें बचा लो। चायंग बाहर जाती है, बहुत मायूस हो जाती है और कहती है कि पता नहीं लोग म्यूंगी के झूठ को सच क्यों मान लेते हैं, उसे तो फिल्मों में राइटर होना चाहिए। विंसेंट जो बोलता है क्योंकि झूठ की ताकत झूठ बोलने वाले की ताकत के साथ बढ़ती चली जाती है। चायंग कहती है उनकी गवाही ज़रूरी थी पर अब तो कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते। विंसेंट जो कहता है इजाज़त अगर मिल भी गई तो इसी से हमारा ही नुकसान होगा। चायंग कहती है अब तो सिर्फ मॉन्ग का दोस्त ही हमारा साथ दे सकता है, पर वो हॉस्पिटल में। इतने में मिस्टर नाम का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि गवाहों के साथ मॉन्ग के दोस्त की भी गवाही कैंसिल हो गई है क्योंकि उसके खून में से ड्रग्स मिले हैं। चायंग और विंसेंट जो हंसने लगते हैं कि देखा हमारे लिए सारे ही दरवाजे बंद हो गए, कहीं माफिया के खानदान से तो नहीं है ये। विंसेंट जो कहते हैं ऐसी हरकतें तो माफिया वाले भी नहीं करते। इतने में जुनवू चायंग को आवाज़ लगाता है। चायंग चिड़ कर जाने लगती है तो वो उसे रोक कर बोलता है कि वुसांग वापस आ जाओ। वो कहती है तुम बॉस हो क्या? वो कहता है कि नहीं, पर उनका मैसेज लेके आया हूँ कि तुम्हें म्यूंगी जितनी ही सैलरी और ट्रीटमेंट मिलेगा। वो कहती है मधुमक्खियों वाली बात का उन पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ है इसलिए वापस बुला रहे हैं। वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है कि तुम अपनी काबिलियत इस फालतू के केस पे क्यों ख़राब कर रही हो? बाबिल इतना ज़रूरी क्यों है? चायंग बोलती है इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? वो कहता है तुम्हें इतना परेशान देख के मैं भी परेशान हो जाता हूँ और जब से ये तुम्हारे साथ आया है तुम बहुत ही अजीब और ज़िद्दी हो गई हो। विंसेंट जो साइड में खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। चायंग बोलती है कि याद है मैंने तुम्हें एक बार समझाया था कि अपनी हद में रहना सीखो। वो कहता है अच्छा तो क्या मैं अब तुम्हारी फिक्र भी नहीं कर सकता? वो कहती है बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। ये कह के वो चली जाती है। जुनवू विंसेंजो को रोकता है कि मैंने सुना है अपनी कब्र खुद नहीं खोदनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो ज़मीन के 6 फीट अंदर मिले और तुम उसकी कब्र खोद रहे हो। ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि आप समझदार आदमी हो और जो समझदार आदमी होता है ना उन्हें पता होता है कि कब पीछे हटना है। विंसेंजो कहता है 2 बातें, पहली तो हम खबर खोद तो रहे हैं पर अपनी नहीं। दूसरी बात समझदारी इसमें नहीं है कि ये पता होना चाहिए कब पीछे हटना है, इसमें है कि दुश्मन की कमज़ोरी को पहचानो जिससे बाजी पलट जाए। वुसांग में काफ़ी कुछ सीख रहे हो, बड़े वकील बनोगे। ठीक है मैं चलता हूँ। उन्होंने उसे जाते हुए देखते हैं बहुत ही गुस्से में। चायंग बाहर आकर गुस्से में बोलती है पहले उन्होंने मेरे पापा को मार दिया, वो चाहते हैं मैं लौट आऊं। विंसेंजो कहता है कि इंसान को परेशान करके तोड़ना बहुत आसान होता है। चायंग उसे डांट देती है कि तुम हिम्मत देने की जगह फालतू की बातें कर रहे हो। वो कहता है चलो हिम्मत बढ़ाते हैं कि अगर जीत नहीं सकते तो छोड़ देते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही चायंग और ज़्यादा खिंच जाती है, बोलती है बंद करो अपनी बकवास, मैं क्या करूँ, कोई गवाह भी नहीं बचा, लड़ाई बीच में नहीं छोड़ सकती, इसने तो हार ही मान ली है, चलो यहाँ से चलते हैं। विंसेंजो सोच में पड़ जाता है। 5 दिन बाद कोर्ट में हियरिंग का दिन आता है। सभी लोग कोर्ट में वेट कर रहे होते हैं। जुनवो म्यूंगी को थैंक यू कहता है। म्यूंगी कहती है डॉक्टर की गवाही के बाद केस हमारा हो जाएगा। जज चायंग को कहता है कि आपके सभी गवाह को तो कोर्ट ने खारिज कर दिया, अब तो कोई नहीं बचा। चायंग बोलती है योर ऑनर मैं एक नया गवाह पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। जज इजाज़त दे देता है। चायंग बोलती है अंदर आ जाओ। हथकड़ियों से छूटकर पुलिस वालों के साथ विंसेंजो बड़ी ही स्टाइलिश एंट्री करता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये गवाह कैसे हो सकता है। विंसेंजो भी ऑपोजिशन टीम को एटीट्यूड देता हुआ जाता है। चायंग इंट्रोड्यूस कराती है अपने नए गवाह को। विंसेंजो के क्लोजअप सीन के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? आप हमें लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप अगर आपको कोई और सीरीज़ देखनी है आप वो भी हमें बता सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में से आप इसके बाकी एपिसोड्स भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।